कॉर्पोरेट वीएमएस। एक कॉर्पोरेट वीएमएस में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग स्टेजेस को एक ही ओनरशिप के अंदर लाया जाता है। सालों तक सीयर्स अपने आधे से ज्यादा सामान उन कंपनी से लेता रहा जिनमें उसका पूरा या आंशिक ओनरशिप था। शेविंग-विलियम्स पेंट बनाती है, लेकिन साथ ही 3,500 रिटेल आउटलेट्स भी ओन और ऑपरेट करती है। एडमिनिस्टर्ड वीएमएस। एक एडमिनिस्टर्ड वीएमएस में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग स्टेजेस को किसी एक मेंबर के साइज और पावर के जरिए कोऑर्डिनेट किया जाता है। बड़े ब्रदर्स के मैन्युफैक्चरर्स रीसेलर्स से अच्छा ट्रेड कोऑपरेशन और सपोर्ट पा सकते हैं। इस तरह फ्रीटोले, प्रॉक्टर गैम्बल और कैम्पबेल सूप अपने रीसेलर्स से डिस्प्लेज, शेल्फ स्पेस, प्रमोशंस और प्राइस पॉलिसीज के मामले में हाई लेवल्स ऑफ कोऑपरेशन हासिल करते हैं। एडमिनिस्टर्ड वीएमएसएस के लिए सबसे एडवांस्ड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है, जो एक प्लान्ड, प्रोफेशनली मैनेज्ड, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम बनाता है जो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों की ज़रूरतें पूरी करता है। कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस। एक कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग लेवल्स पर इंडिपेंडेंट फर्म्स अपने प्रोग्राम्स को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इंटीग्रेट करती हैं ताकि वो अकेले जितना अचीव कर सकती हैं उससे ज़्यादा इकोनॉमीज या सेल्स इम्पैक्ट हासिल कर सकें। कई बार इन्हें वैल्यू एडिंग पार्टनरशिप्स VAPs भी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्चुअल VMSs 3 तरह के होते हैं। ये Xinhao Wholesaler Sponsored Voluntary Chains। Xinhao Wholesalers इंडिपेंडेंट रिटेलर्स की वॉलंटरी चेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनकी सेलिंग प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज करने और बड़ी चेन ऑर्गेनाइजेशन से कम्पीट करने में बाइंग इकोनॉमीज हासिल करने में मदद मिल सके। 2 रिटेलर कोऑपरेटिव्स रिटेलर्स इनिशिएटिव लेते हैं और होलसेलिंग और शायद कुछ प्रोडक्शन करने के लिए एक नई बिजनेस एंटिटी ऑर्गेनाइज करते हैं। मेंबर्स अपनी परचेसेस को रिटेलर कोऑप के थ्रू कंसंट्रेट करते हैं और अपनी एडवर्टाइजिंग को जॉइंटली प्लान करते हैं। प्रॉफिट्स में अपने परचेसेस के प्रोपोर्शन के हिसाब से शेयर करते हैं। नॉन मेंबर रिटेलर्स भी कोऑप के थ्रू बाय कर सकते हैं लेकिन प्रॉफिट्स में शेयर नहीं करते। 3 फ्रैंचाइज ऑर्गेनाइजेशंस। एक चैनल मेंबर जिसे फ्रैंचाइजर कहा जाता है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में कई सक्सेसिव स्टेजेस को लिंक कर सकता है। हाल के सालों में फ्रैंचाइजिंग सबसे तेजी से ग्रोइंग रिटेलिंग डेवलपमेंट रहा है। हालांकि बेसिक आइडिया पुरानी है, लेकिन फ्रैंचाइजिंग के कुछ फॉर्म्स काफ़ी नए हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम में मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड रिटेलर फ्रैंचाइज। फोर्ड इंडिपेंडेंट बिजनेस पीपल को अपनी कार्स बेचने के लिए लाइसेंस देता है जो सेल्स और सर्विसेज की स्पेसिफाइड कंडीशंस को मानने के लिए अग्री होते हैं। एक और सिस्टम है मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड होलसेलर फ्रैंचाइज। कोका कोला अलग अलग मार्केट्स में बॉटलर्स, होलसेलर्स को लाइसेंस देता है जो उसका सिरप कंसंट्रेट खरीदते हैं और फिर उसे कार्बोनेट, बॉटल और लोकल मार्केट्स में रिटेलर्स को बेचते हैं। एक नया सिस्टम है सर्विस फर्म स्पॉन्सर्ड रिटेलर फ्रैंचाइज, जिसे एक सर्विस फर्म ऑर्गेनाइज करती है ताकि अपनी सर्विस को कंज्यूमर्स तक एफिशिएंटली पहुंचा सके। इसके एग्जाम्पल्स हमें ऑटो रेंटल, हर्ट्स एंड अवीस, फास्ट फूड, मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर किंग और मोटर बिजनेस, हावर्ड जॉनसन एंड रमादा इन में मिलते हैं। एक डुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फर्म्स वर्टिकल इंटीग्रेशन, फ्रैंचाइजर असल में यूनिट्स को ओन और रन करता है, और मार्केट गवर्नेंस, फ्रैंचाइजर यूनिट्स को दूसरे फ्रांचाइजीज को लाइसेंस देता है, दोनों यूज करती हैं। रिटेलिंग में नई कंपटीशन। कई इंडिपेंडेंट रिटेलर्स जिन्होंने VMSs ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने स्पेशल मार्केट सेगमेंट्स को सर्व करने वाले स्पेशलिटी स्टोर्स डेवलप किए हैं। इसका रिजल्ट यह है कि रिटेलिंग में बड़ी वर्टिकल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिपेंडेंट स्पेशलिटी स्टोर्स के बीच पोलराइजेशन हो गया है, जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो इंडिपेंडेंट इंटरमीडियरीज से स्ट्रांगली टाइड हैं, लेकिन उन्हें इवेंचुअली कम अट्रैक्टिव टर्म्स पर हाई ग्रोथ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम्स के साथ रिलाइन करना होगा। इसके अलावा वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम्स लगातार बड़े मैन्युफैक्चरर्स को बाईपास करने और अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने की धमकी देते हैं। रिटेलिंग में नई कंपटीशन अब इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स के बीच नहीं है, बल्कि सेंट्रली प्रोग्राम्ड नेटवर्क्स, कॉर्पोरेट, एडमिनिस्टर्ड और कॉन्ट्रैक्चुअल के होल सिस्टम्स के बीच है, जो बेस्ट कॉस्ट इकोनॉमीज और कस्टमर रिस्पॉन्स अचीव करने के लिए एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम्स।
एक और चैनल डेवलपमेंट है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, जिसमें दो या दो से ज़्यादा अनरिलेटेड कंपनियां एक इमर्जिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए अपने रिसोर्सेज या प्रोग्राम्स को एक साथ रखती हैं। हर कंपनी के पास अकेले वेंचर करने के लिए कैपिटल, नो हाउ, प्रोडक्शन या मार्केटिंग रिसोर्सेज की कमी होती है, या फिर वो रिस्क से डरती है। कंपनियां टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पर एक साथ काम कर सकती हैं या एक जॉइंट वेंचर कंपनी बना सकती हैं। उदाहरण के लिए, कई सुपरमार्केट चेन्स ने लोकल बैंक्स के साथ इन-स्टोर बैंकिंग ऑफर करने के अरेंजमेंट्स किए हैं। सिटीजन्स बैंक की सुपरमार्केट्स में 500 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, जो उसके ब्रांच नेटवर्क का करीब 1/3 हिस्सा बनाती हैं। इन लोकेशंस में सिटीजन्स के स्टाफ मेंबर्स ज़्यादा सेल्स ओरिएंटेड, यंगर और ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटर ब्रांचेस के स्टाफ के मुकाबले रिटेल सेल्स बैकग्राउंड रखने की ज़्यादा संभावना रखते हैं। ई-कॉमर्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेज। ई-कॉमर्स एक वेबसाइट का इस्तेमाल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ऑनलाइन सेल करने या फैसिलिटेट करने के लिए करता है। ऑनलाइन रिटेल सेल्स में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह समझना आसान है। ऑनलाइन रिटेलर्स अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए कन्वीनियंट, इन्फॉर्मेटिव और पर्सोनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। रिटेल फ्लोर स्पेस, स्टाफ और इन्वेंट्री की कॉस्ट बचाकर वो नीश मार्केट्स को लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स भी प्रॉफिटेबली बेच सकते हैं। हालांकि कंज्यूमर्स अक्सर कम दाम पाने की कोशिश में ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन रिटेलर्स असल में एक ट्रांजैक्शन के 3 की एस्पेक्ट्स में कम्पीट करते हैं। 1. वेबसाइट के साथ कस्टमर इंटरैक्शन, 2. डिलीवरी और 3. प्रॉब्लम्स आने पर उन्हें एड्रेस करने की एबिलिटी। हम प्योर क्लिक कंपनीज, यानी वो जिन्होंने किसी फर्म के रूप में पहले एग्जिस्ट किए बिना एक वेबसाइट लॉन्च की है, और ब्रिक एंड क्लिक कंपनीज, यानी एग्जिस्टिंग कंपनीज जिन्होंने इन्फॉर्मेशन या ई कॉमर्स के लिए एक ऑनलाइन साइट ऐड किया है, के बीच अंतर कर सकते हैं। प्योर क्लिक कंपनीज। कई तरह की प्योर क्लिक कंपनीज होती हैं। सर्च इंजिन्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ISPs, कॉमर्स साइट्स, ट्रांजैक्शन साइट्स, कंटेंट साइट्स और एनेबलर साइट्स। कॉमर्स साइट्स सभी तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचती हैं, खासकर बुक्स, म्यूजिक, टॉयस, इंश्योरेंस, स्टॉक्स, क्लोथ्स, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह। वो कम्पीट करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करती हैं। ऑटोनेशन, कार बाइंग और रिलेटेड सर्विसेज की एक लीडिंग इंटरमीडियरी है। Hotels.com होटल रिजर्वेशंस में इंफॉर्मेशन लीडर है। Buy.com प्राइस पर लीड करती है। ई-कॉमर्स सक्सेस फैक्टर्स। कंपनियों को अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को केयरफुली सेटअप और ऑपरेट करना चाहिए। कस्टमर सर्विस बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन शॉपर्स कोई आइटम परचेज के लिए सिलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने में फेल हो सकते हैं। इससे भी बुरा, ऑनलाइन रिटेलर्स को विजिट्स का सिर्फ 2% to 3% ही सेल्स में कन्वर्ट होता है, जबकि डिपार्टमेंट स्टोर्स को विजिट्स का 5% सेल्स में कन्वर्ट होता है। कन्वर्शन रेट्स इंप्रूव करने के लिए फर्म्स को वेबसाइट को फास्ट, सिंपल और इजी टू यूज बनाना चाहिए। स्क्रीन पर प्रोडक्ट इमेजेस को बड़ा करने जैसी सिंपल चीज भी परusal टाइम और कस्टमर्स के द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा बढ़ा सकती है। eBay और Amazon जैसी कुछ बड़ी ई-कॉमर्स फर्म्स मेजर मार्केट्स में सेम डे डिलीवरी ऑफर कर रही हैं। एक अच्छी रिटर्न पॉलिसी भी जरूरी है। साइट पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए कई फर्म्स अफिलिएट मार्केटिंग का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें वो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स को अपने ब्रॉडर साइट्स पर बिजनेस लाने के लिए पे करती हैं। कंज्यूमर सर्वेस बताते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग के सबसे बड़े इनहिबिटर्स प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस, सोशल इंटरैक्शन और कंपनी रिप्रेजेंटेटिव के साथ पर्सनल कंसल्टेशन की एब्सेंस हैं। फर्म्स ने इसका जवाब दिया है। कई अब लाइव ऑनलाइन चैट ऑफर करती हैं ताकि पोटेंशियल कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स के बारे में तुरंत एडवाइस दे सकें और एडिशनल आइटम्स सजेस्ट कर सकें। जब एक रिप्रेजेंटेटिव सेल में एक्टिव होता है, तो एवरेज डॉलर अमाउंट पर ऑर्डर आमतौर पर ज्यादा होता है। B2B मार्केटर्स को भी अपने ई-कॉमर्स प्रेजेंस पर एक ह्यूमन फेस रखने की जरूरत है और कुछ वर्चुअल एनवायरनमेंट्स, ब्लॉग्स, ऑनलाइन वीडियोज और क्लिक टू चैट जैसी टेक्नोलॉजीज का फायदा उठा रहे हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंसेस के एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए कुछ फर्म्स अवतार्स का इस्तेमाल कर रही हैं,
जो एनिमेटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स, पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट्स, वेबसाइट गाइड्स या कन्वर्सेशन पार्टनर्स का काम करते हैं। अवतार्स एक ऑनलाइन सेल्स चैनल की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं, खासकर अगर उन्हें एक्सपर्ट या अट्रैक्टिव के रूप में देखा जाए। ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी इंश्योर करना अब भी महत्वपूर्ण है। कस्टमर्स को वेबसाइट ट्रस्टवर्दी लगनी चाहिए, भले ही वो पहले से ही हाईली क्रेडिबल ऑफलाइन फर्म को रिप्रेजेंट करती हो। वेबसाइट डिजाइन और सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट्स कस्टमर्स को रिश्योर करने में मदद कर सकते हैं जो ऑनलाइन रिस्क के प्रति सेंसिटिव हैं। B2B ई-कॉमर्स। हालांकि बिजनेस टू कंज्यूमर B2C वेबसाइट्स ने मीडिया में काफी ध्यान खींचा है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस B2B साइट्स पर उससे भी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, जो सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप को गहरे तरीकों से बदल रही हैं। पहले बायर्स को वर्ल्ड वाइड सप्लायर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में काफी मेहनत करनी पड़ती थी। B2B साइट्स मार्केट्स को और एफिशिएंट बनाते हैं। बायर्स को 1. सप्लायर वेबसाइट्स, 2. इंफोमीडियरीज, थर्ड पार्टीज जो ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जानकारी एग्रीगेट करके वैल्यू ऐड करते हैं, 3. मार्केट मेकर्स, थर्ड पार्टीज जो बायर्स और सेलर्स को लिंक करते हैं, और 4. कस्टमर कम्युनिटीज जहां बायर्स सप्लायर्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में स्टोरीज स्वैप कर सकते हैं, से बहुत सारी जानकारी तक आसान एक्सेस देते हैं। फर्म्स बेहतर प्राइसेस पाने के लिए B2B ऑक्शन साइट्स, स्पॉट एक्सचेंजेस, ऑनलाइन प्रोडक्ट कैटलॉग्स, बार्टर साइट्स और दूसरे ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही हैं। आयरॉनिकल बात यह है कि B2B मार्केट मेकर्स में सबसे बड़ा अलीबाबा है, जो चीन में होमग्रोन है, जहां बिजनेसेस को दशकों तक कम्युनिस्ट हॉस्टिलिटी टू प्राइवेट एंटरप्राइज का सामना करना पड़ा है। अलीबाबा। जैक मा के ब्रेन चाइल्ड, अलीबाबा 1999 में शुरू हुआ और सालों से बढ़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस बन गया है, जो लोगों और बिजनेसेस को किसी भी तरह का प्रोडक्ट, फुजी एप्पल से लेकर बोइंग 737S तक खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। इसके नंबर्स चौंका देने वाले हैं। $15 बिलियन की इस कंपनी के 220 कंट्रीज और रीजन्स में 9 प्लेटफॉर्म्स पर 500 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और ये चीनी ई-कॉमर्स मार्केट के करीब 80% हिस्से पर राज करती है। 11 नवंबर 2012 को सिंगल्स डे पर वैलेंटाइंस डे का एक लोकल ट्विस्ट और चीन का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग डे, ताओबोआ, एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर मार्केटप्लेस, और मॉल, एक बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटप्लेस, अलीबाबा के 2 मेन प्लेटफॉर्म्स, ने 24 घंटों में 400 मिलियन यूनिक विजिटर्स से $5.75 बिलियन से ज्यादा की सेल्स की। चीन में हर दिन डिलीवर होने वाले 16 मिलियन पार्सल्स में से 10 मिलियन से ज्यादा ताओबाओ और मॉल से ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स बहुत जरूरी हैं। यहाँ कोई UPS या FedEx काउंटरपार्ट्स नहीं है। Amazon.com, eBay, Rackspace और पेपैल के बीच का एक क्रॉस, अलीबाबा मुख्य रूप से कमीशंस और सामानों का एक्सचेंज करने वाले बायर्स और सेलर्स द्वारा की जाने वाली एडवर्टाइजिंग से पैसा कमाता है। कस्टमर ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने के लिए कंपनी ने ट्रस्ट पास सेटअप किया, जिसमें यूजर्स अलीबाबा को एक थर्ड पार्टी हायर करने के लिए फी पे करते हैं, जो उन्हें वेरीफाई करता है। यूजर्स के लिए जरूरी है कि उनके लिए 5 लोग वाउच करें और उनके सभी सर्टिफिकेट्स, बिजनेस लाइसेंसेज की एक लिस्ट प्रोवाइड करें। जिस किसी ने भी एक यूजर के साथ बिजनेस किया है, उसे कमेंट करने के लिए एनकरेज किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे Amazon.com या eBay के मार्केटप्लेस में बायर्स सेलर्स पर कमेंट करते हैं। कंपनी की वैल्यू $120 बिलियन से ज्यादा है, जिससे याहू का उसमें 24% स्टेक एक बहुत ही वाइज इन्वेस्टमेंट बन जाता है। इन B2B मैकेनिज्म्स का इफेक्ट ये है कि प्राइसेस और ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के लिए प्राइस प्रेशर बढ़ेगा। हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के लिए बायर्स को आइटम्स की असली वैल्यू का बेहतर पिक्चर मिलेगा। सुपीरियर प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स प्राइस ट्रांसपेरेंसी को वैल्यू ट्रांसपेरेंसी से ऑफसेट कर पाएंगे। अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स को कम्पीट करने के लिए अपनी कॉस्ट्स कम करनी होंगी। ब्रिक एंड क्लिक कंपनीज। हालांकि कई ब्रिक एंड मोटर कंपनीज एक वक्त अपने चैनल पार्टनर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट के डर से ई-कॉमर्स चैनल खोलने से हिचकिचाती थीं, लेकिन ज्यादातर ने ऑनलाइन कितना बिजनेस जनरेट हो रहा था ये देखने के बाद इंटरनेट को ऐड कर लिया है।
यहाँ तक कि प्रॉक्टर गैम्बल, जो सालों तक डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रेडिशनल फिजिकल चैनल्स का ही इस्तेमाल करती थी, अपने कुछ बड़े ब्रांड्स जैसे टाइड, पैम्पर्स और ओले को अपने PGE स्टोर के जरिए ऑनलाइन बेच रही है, ताकि कंज्यूमर शॉपिंग हैबिट्स को और क्लोजली एग्जामिन कर सके। एक स्टडी से पता चला कि 1/3 से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स ने ब्रांड वेबसाइट्स से सीधे परचेसेस की हैं। इस तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स को मैनेज करना कई फर्म्स के लिए एक प्रायोरिटी बन गया है। इंटरमीडियरीज से एक्सेप्टेंस पाने की कोशिश करने के लिए कम से कम 3 स्ट्रैटेजीज हैं। 1. ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स ऑफर करें। 2. ऑफलाइन पार्टनर्स को सेल्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट को कुशन करने के लिए हायर कमीशंस ऑफर करें। 3. वेबसाइट पर ऑर्डर्स लें लेकिन रिटेलर्स से डिलीवर करवाएं और पेमेंट कलेक्ट करवाएं। हार्ली डेविडसन ने ऑनलाइन जाने से पहले केयरफुली ट्रेड करने का फैसला किया। हार्ली डेविडसन अपने लॉयल फॉलोअर्स को $1 बिलियन से ज्यादा के पार्ट्स एंड एक्सेसरीज और जनरल मर्चेंडाइज बेचती है, जो उसके एनुअल रेवेन्यू का करीब 1/4 हिस्सा जनरेट करता है। इसलिए और भी कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए एक ऑनलाइन वेंचर एक ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप था। हालांकि कंपनी को अपने 850 डीलर्स के रॉथ से बचने के लिए केयरफुल रहने की जरूरत थी, जो अपनी सेल्स पर हाई मार्जिन से बेनिफिट करते हैं। उसका सल्यूशन ये था कि ऑनलाइन कस्टमर्स को एक पार्टिसिपेटिंग हार्ले डीलर सिलेक्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाए जहां से वो परचेस कर सकें, ये इंश्योर करते हुए कि डीलर कस्टमर एक्सपीरियंस का फोकल पॉइंट बना रहे। बदले में डीलर्स कई स्टैंडर्ड्स पर अग्री हुए, जैसे दिन में 2 बार ऑर्डर्स चेक करना और प्रॉम्प्टली शिप करना। इन स्टोर पिकअप भी एक ऑप्शन है और कुछ प्रोडक्ट्स सिर्फ इन स्टोर अवेलेबल है। ई-कॉमर्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेज। मोबाइल चैनल्स और मीडिया कंज्यूमर्स को एक ब्रांड से उनकी इच्छा के अनुसार कनेक्टेड और इंटरैक्टिंग रख सकते हैं। 2013 के मध्य तक आधे से ज्यादा US ऑनलाइन बायर्स ने मोबाइल डिवाइस पर परचेस किया था और ई-कॉमर्स सभी ई-कॉमर्स का 11% से ज्यादा हिस्सा था। उम्मीद है कि मोबाइल शॉपिंग के लिए टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स से आगे निकल जाएंगे और एक अनुमान के मुताबिक 2017 तक टैबलेट्स मोबाइल रिटेल सेल्स का 70% से ज्यादा हिस्सा बना लेंगे। दुनिया के कुछ हिस्सों में ई-कॉमर्स अच्छी तरह इस्टेब्लिश्ड है। एशियाई कंज्यूमर्स अपने मोबाइल फोन्स को अपने मेन कंप्यूटर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं और एक वेल डेवलप्ड मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हैं। मोबाइल एड्स कंज्यूमर्स द्वारा अच्छी तरह एक्सेप्ट किए जाते हैं और फर्म्स के लिए रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होते हैं। साउथ कोरिया में टेस्को ने सियोल के अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर ट्रैवल करने वाले कम्यूटर्स के लिए वर्चुअल सबवे स्टोर्स बनाए। प्रोडक्ट्स और ब्रांड इमेजेस की वाइड रेंज वाले इंटरैक्टिव लाइफलाइक स्टोर आइज दीवारों पर सुपरइम्पोज्ड थे। कंज्यूमर्स अपने फोन से फोटो स्नैप करके प्रोडक्ट्स को होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर सकते थे। लाखों जापानी टीनेजर्स देश के सबसे बड़े मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर NTT, निप्पॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ से अवेलेबल डोकोमो फोन्स कैरी करते हैं, जिसमें एक अल्ट्रा हाई स्पीड LTE नेटवर्क है। वो अपने फोन्स का इस्तेमाल सामान ऑर्डर करने के लिए भी कर सकते हैं। हर महीने सब्सक्राइबर्स को NTT से एक बिल मिलता है, जिसमें मंथली सब्सक्राइबर फी, यूसेज फी और सभी ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट लिस्ट होती है। यूनाइटेड स्टेट्स में मोबाइल मार्केटिंग और ज्यादा प्रिवेलेंट होती जा रही है और सभी फॉर्म्स ले रही है। ये समझना आसान है कि एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, स्पोर्टिंग इवेंट्स और दूसरे टाइम सेंसिटिव कैटेगरीज मोबाइल फोन ऐप्स से कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, लेकिन ई-कॉमर्स का इम्पैक्ट इनसे कहीं आगे तक फैला हुआ है। कंज्यूमर्स और कंपनीज अडैप्ट कर रहे हैं। डंकिन डोनट्स को ही देख लीजिए। डंकिन डोनट्स एक अर्ली मोबाइल मार्केटर, डंकिन डोनट्स ने अपने DD पर्क्स प्रोग्राम को रिफाइन किया है, जो QSR क्विक सर्व रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में डिजिटल मोबिलिटी में लीड करने के उसके कॉर्पोरेट गोल का हिस्सा है। DD प्रोग्राम को कंपनी के यूनिफाइड पॉइंट ऑफ सेल्स और मोबाइल ऐप में इंटीग्रेट किया गया ताकि लॉयल कस्टमर्स को रिवॉर्ड किया जा सके और उन्हें और ज्यादा बार विजिट करने और हर विजिट पर ज्यादा स्पेंड करने के लिए एनकरेज किया जा सके। मोबाइल ऐप को पहले ही साल में 3.5 मिलियन डाउनलोड्स मिले। कस्टमर्स के लिए एक परचेस हिस्ट्री और प्रोफाइल बनाकर डंकिन डोनट्स ज्यादा कस्टमाइज्ड और ज्योग्राफिकली टारगेटेड ऑफर्स दे सकता है, जो कस्टमर्स के मार्केट टू मार्केट जाने के साथ चेंज होते हैं। ऐप में एक स्टोर लोकेटर फीचर भी है
और कस्टमर्स को पॉइंट ऑफ सेल पर स्कैन किए जाने वाले बारकोड के साथ ड्रिंक्स और मील्स के लिए पे करने देता है। कंपनी अपने ऑन द गो कस्टमर्स के लिए क्विक, फन प्रमोशंस और स्वीपस्टेक्स रन करने के लिए ट्विटर का भी इस्तेमाल करती है। कस्टमर और कंपनी के व्यवहार में बदलाव। कंज्यूमर्स स्टोर्स में शॉप करने के अपने तरीके को फंडामेंटली चेंज कर रहे हैं। स्टोर्स में शॉपिंग करते वक्त किसी प्रोडक्ट के बारे में अपने फ्रेंड या रिलेटिव को टेक्स्ट करने के लिए सेल फोन का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। गूगल सर्चेस का 50% मोबाइल फोन्स पर किया जाता है। शॉपिंग एक्सपीरियंस के सभी फेजेस में शॉपिंग लिस्ट्स और प्रोडक्ट विश लिस्ट्स बनाने, कूपन्स कलेक्ट करने और अपनी परचेसेस की फोटोज शेयर करने में विमेन स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल पुरुषों से ज्यादा कर सकती हैं। कंपनियां अपने कस्टमर्स को उनके शॉपिंग एक्सपीरियंसेस पर ज्यादा कंट्रोल देने की कोशिश कर रही हैं, खासकर मोबाइल ऐप्स के जरिए वेब टेक्नोलॉजीज को स्टोर में लाकर। इन 2 एग्जाम्पल्स पर गौर कीजिए। हालांकि नॉर्डस्ट्रॉम को उम्मीद थी कि उसका ऐप रिमोटली इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कई कस्टमर्स ने सेल्स पर्सन के पास जाने के बजाय स्टोर में शॉपिंग करते वक्त इसे लॉन्च किया। जैसा कि एक एग्जीक्यूटिव ने बताया, बहुत सारे कस्टमर्स मर्चेंडाइज को टच और फील करना और ट्राई ऑन करना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें वो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए जो उन्हें ऑनलाइन मिलती है। नॉर्डस्ट्रॉम ने अपने लगभग सभी स्टोर्स में वाईफाई ऐड किया है ताकि उसका ऐप तेजी से काम करे। अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपना लिंक लाइक लव सोशल कॉमर्स प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कार्ड मेंबर्स को मर्चेंट्स से कूपनलेस पर्सनलाइज्ड ऑफर्स भेजता है जो उनके फेसबुक लाइक्स और फेसबुक प्लेसेस चेक इन्स पर बेस्ड होते हैं और कार्ड यूज के थ्रू ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाते हैं। फोरस्क्वेयर के साथ पार्टनरशिप के जरिए कार्ड मेंबर्स अपने फोरस्क्वेयर एक्टिविटी के आधार पर मर्चेंट्स से प्रमोशनल ऑफर्स ऑटोमेटिकली रिसीव और रिडीम भी कर सकते थे। ई-कॉमर्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेज। मार्केटर्स मार्केटिंग में कई नए और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। ये समझना जरूरी है कि कंज्यूमर्स अपने स्मार्टफोन्स को कैसे यूज करना चाहते हैं। एडवर्टाइजिंग के रोल को समझने के लिए स्मॉल स्क्रीन और फ्लीटिंग अटेंशन को देखते हुए एडवर्टाइजिंग के ट्रेडिशनल रोल यानी इन्फॉर्म और पर्सुएड करने को पूरा करना ई-कॉमर्स मार्केटर्स के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है। अच्छी बात यह है कि कंज्यूमर्स अपने स्मार्टफोन्स के साथ ऑनलाइन होने के मुकाबले ज्यादा एंगेज्ड और अटेंटिव होते हैं। फिर भी कई ई-कॉमर्स कंपनीज एड्स हटा रही हैं ताकि कंज्यूमर्स कम से कम क्लिक्स के साथ परचेसेस कर सकें। प्रमोशंस एक अलग कहानी है। कंज्यूमर्स अक्सर अपने स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल डील्स ढूंढने या उनका फायदा उठाने के लिए करते हैं। मोबाइल कूपन्स 10% का रिडेम्पशन रेट पेपर कूपन्स 1% से कहीं ज्यादा है। रिटेलर्स के लिए रिसर्च से पता चला है कि मोबाइल प्रमोशंस कंज्यूमर्स को एक स्टोर के अंदर ज्यादा दूर तक ट्रैवल करने और ज्यादा अनप्लान्ड परचेसेस करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जियोफेंसिंग। जियोफेंसिंग का आइडिया यह है कि कस्टमर्स को एक मोबाइल प्रमोशन के साथ टारगेट किया जाए जब वो एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल स्पेस के अंदर हों, आमतौर पर किसी स्टोर के पास या अंदर। लोकल बेस्ड सर्विस के लिए सिर्फ एक ऐप और जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, लेकिन कंज्यूमर्स को ऑप्ट इन करना होता है। इन एप्लीकेशंस पर गौर कीजिए। नेमान मार्कस अपने स्टोर्स में जियोफेंसिंग का पायलट टेस्ट कर रहा है ताकि उसके सेल्स पीपल को पता चल सके कि उनके ज्यादा वैल्यूएबल कस्टमर्स कब प्रेमिसेस पर हैं और वो उनकी परचेस हिस्ट्री देखकर ज्यादा पर्सनलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कर सकें। आउटडोर सप्लायर नॉर्थ फेस अपने स्टोर्स के अलावा पार्क्स और स्की रिसोर्ट्स के आसपास जियोफेंसेस का इस्तेमाल करता है। कॉस्मेटिक्स ब्रांड रिटेलर कील्स अपने फ्रीस्टैंडिंग स्टोर्स और दूसरे स्टोर्स के अंदर कायोस्क्स के आसपास जियोफेंसिंग का इस्तेमाल करता है। वो अपने कैश रजिस्टर पर और सोशल मीडिया पेजेस और ईमेल्स लिस्ट पर अलर्ट्स एडवर्टाइज करता है और कस्टमर्स को एनरोल करने पर एक फ्री लिप बाम ऑफर करता है। हजारों लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन कंपनी अपने टेक्स्ट्स को महीने में 3 तक लिमिट करता है ताकि इंट्रूसिव ना लगे। प्राइवेसी। ये फैक्ट कि एक कंपनी जीपीएस टेक्नोलॉजी से कस्टमर या एम्प्लॉय की लोकेशन पिनपॉइंट कर सकती है, प्राइवेसी इश्यूज खड़े करता है। कई नई टेक्नोलॉजीज की तरह ऐसे लोकेशन बेस्ड सर्विसेज में अच्छाई और नुकसान दोनों की पोटेंशियल है और अंततः पब्लिक स्क्रूटनी और रेगुलेशन की जरूरत होगी। कई कंज्यूमर्स कुकीज, प्रोफाइल्स और दूसरे ऑनलाइन टूल्स को टॉलरेट करने में खुश हैं जो ई-कॉमर्स बिजनेसेस को ये बताते हैं कि वो कौन है और कब और कैसे शॉप करते हैं,
लेकिन जब ऐसी ट्रैकिंग स्टोर में होती है तो वो फिर भी कंसर्न्ड होते हैं। जब नॉर्डस्ट्रॉम ने कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया कि वो कस्टमर्स मूवमेंट्स को उनके स्मार्टफोन्स के वाईफाई सिग्नल्स को फॉलो करके ट्रैक करने के लिए नई टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा है, तो कुछ कंज्यूमर्स ने ऑब्जेक्ट किया, जिससे नॉर्डस्ट्रॉम को एक्सपेरिमेंट ड्रॉप करना पड़ा। संघर्ष, सहयोग और प्रतिस्पर्धा। चैनल्स कितने भी अच्छे से डिजाइन और मैनेज किए जाएं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, अगर सिर्फ इसलिए कि इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज के इंटरेस्ट्स हमेशा कोइंसाइड नहीं करते। चैनल कॉन्फ्लिक्ट तब जनरेट होता है जब एक चैनल मेंबर के एक्शंस दूसरे चैनल मेंबर को अपना गोल अचीव करने से रोकते हैं। सॉफ्टवेयर जायंट ओरेकल कॉर्प, जो अपने हाई-पावर्ड सेल्स फोर्स और अपने वेंडर पार्टनर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट से प्लेग था, ने कई सॉल्यूशंस ट्राई किए हैं, जिनमें नए ऑल पार्टनर टेरिटरीज रोल आउट करना शामिल है, जहां स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिक अकाउंट्स को छोड़कर सभी डील्स सिलेक्ट ओरेकल पार्टनर्स के थ्रू जाते हैं, और पार्टनर्स को बड़े $1 बिलियन प्लस अकाउंट्स सिक्योर करने की अनुमति देना शामिल है। चैनल कोऑर्डिनेशन तब होता है जब चैनल मेंबर्स को चैनल के गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ लाया जाता है, बजाय उनके अपने पोटेंशियली इनकम्पैटिबल गोल्स के। यहाँ हम 3 सवालों पर विचार करते हैं। चैनल्स में किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट का क्या कारण होता है? मार्केटर्स इसे रिजॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के प्रकार। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स और रिटेलर्स से मिलकर एक वर्टिकल चैनल सेटअप करता है, इस उम्मीद में कि चैनल में कोऑपरेशन होगा और हर मेंबर को ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। फिर भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मल्टीचैनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट एक ही लेवल के चैनल मेंबर्स के बीच होता है। कुछ पिज़्ज़ा इन फ्रांचाइजीज ने दूसरों के बारे में शिकायत की कि वो इंग्रेडिएंट्स में चीटिंग करते हैं, पुअर सर्विस देते हैं और ओवरऑल ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट चैनल के अलग अलग लेवल्स के बीच होता है। जब एस्टी लॉडर ने अपने क्लिनिक और बॉबी ब्राउन ब्रद्स बेचने के लिए एक वेबसाइट सेटअप की, तो डिपार्टमेंट स्टोर डेटन हडसन ने कंपनी के प्रोडक्ट्स को दी जाने वाली स्पेस कम कर दी। ज्यादा रिटेलर कंसोलिडेशन। 10 सबसे बड़े यूएस रिटेलर्स एवरेज मैन्युफैक्चरर के बिजनेस के 80% से ज्यादा हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, की वजह से रिटेलर्स की तरफ से प्राइस प्रेशर और इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। उदाहरण के लिए वॉलमार्ट, डिज्नी, प्रॉक्टर गैम्बल और रेवलॉन समेत कई मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रिंसिपल बायर है और इन और दूसरे सप्लायर्स से रिड्यूस्ड प्राइसेस या क्वांटिटी डिस्काउंट्स हासिल करने में सक्षम है। मल्टीचैनल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब मैन्युफैक्चरर ने 2 या 2 से ज्यादा चैनल्स एस्टैब्लिश किए हों जो एक ही मार्केट को सेल करते हैं। ये खासकर इंटेंस होने की संभावना तब होती है जब एक चैनल के मेंबर्स को कम प्राइस मिलता है, लार्जर वॉल्यूम परचेसेस के आधार पर, या वो कम मार्जिन के साथ काम करते हैं। जब गुडियर ने अपने पॉपुलर टायर ब्रद्स को सीयर्स, वॉलमार्ट और डिस्काउंट टायर के थ्रू बेचना शुरू किया, तो उसने अपने इंडिपेंडेंट डीलर्स को नाराज कर दिया और आखिरकार उन्हें एक्सक्लूसिव टायर मॉडल्स ऑफर करके प्लेकेट किया जो दूसरे रिटेल आउटलेट्स में नहीं बेचे जाते थे। चैनल संघर्ष के कारण। चैनल कॉन्फ्लिक्ट के कुछ कारणों को रिजॉल्व करना आसान होता है, दूसरों को नहीं। कॉन्फ्लिक्ट इन वजहों से अराइज हो सकता है। गोल इनकम्पैटिबिलिटी। मैन्युफैक्चरर एक लो प्राइस पॉलिसी के थ्रू रैपिड मार्केट पेनिट्रेशन अचीव करना चाह सकता है। इसके उलट डीलर्स हाई मार्जिन्स के साथ काम करना और शॉर्ट रन प्रॉफिटेबिलिटी परस्यू करना प्रेफर कर सकते हैं। अंक्लेयर रॉल्स एंड राइट्स एचपी अपने सेल्स फोर्स के थ्रू लार्ज अकाउंट्स को लैपटॉप्स बेच सकता है, लेकिन उसके लाइसेंस डीलर्स भी लार्ज अकाउंट्स को सेल करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। टेरिटोरी बाउंड्रीज और क्रेडिट फॉर सेल्स अक्सर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। डिफरेंसेस इन परसेप्शन। मैन्युफैक्चरर शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है और चाह सकता है कि डीलर्स ज्यादा इन्वेंट्री कैरी करें, जबकि डीलर्स पेसिमिस्टिक हो सकते हैं। बेवरेज कैटेगरी में मैन्युफैक्चरर्स और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच ऑप्टिमल एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्प्यूट्स अराइज होना आम बात है। इंटरमीडियरीज। डिपेंडेंस ऑन द मैन्युफैक्चरर। एक्सक्लूसिव डीलर्स जैसे ऑटो डीलर्स की फॉर्च्यून्स मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट और प्राइसिंग डिसीजंस से प्रोफाउंडली अफेक्टेड होती हैं। ये सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट की हाई पोटेंशियल क्रिएट करती है। चैनल संघर्ष को मैनेज करना। कुछ चैनल कॉन्फ्लिक्ट रचनात्मक हो सकता है और चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए बेहतर एडेप्टेशन की ओर ले जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिसफंक्शनल होता है।
चैलेंज सभी कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करना नहीं है, जो इम्पॉसिबल है, बल्कि इसे बेहतर मैनेज करना है। वर्बल रिप्रिमांड्स, फाइन्स, विथहेल्ड बोनसेस और दूसरे रेमेडीज एक फर्म को वायोलेशन के लिए पनिश कर सकते हैं और दूसरों को डिटर कर सकते हैं। टेबल 17.2 में इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ मैकेनिज्म्स लिस्ट किए गए हैं, जिन पर हम आगे डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटेजिक जस्टिफिकेशन। कुछ केसेस में एक कन्विंसिंग स्ट्रैटेजिक जस्टिफिकेशन की वो डिस्टिंक्टिव सेगमेंट्स को सर्व करते हैं और उतना कम्पीट नहीं करते जितना वो सोच सकते हैं। चैनल मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट की पोटेंशियल को कम कर सकता है। अलग अलग चैनल मेंबर्स के लिए प्रोडक्ट्स के स्पेशल वर्जन्स डेवलप करना चैप्टर 11 में बताए गए ब्रांडेड वेरिएंट्स की तरह डिस्टिंक्टिवनेस डेमोन्स्ट्रेट करने का एक क्लियर तरीका है। डुअल कॉम्पनसेशन। डुअल कॉम्पनसेशन एग्जिस्टिंग चैनल्स को नए चैनल्स के थ्रू हुई सेल्स के लिए पे करता है। जब ऑलस्टेट ने ऑनलाइन इंश्योरेंस बेचना शुरू किया तो वो एजेंट्स को उन कस्टमर्स को फेस टू फेस सर्विस देने के लिए 2% कमीशन देने के लिए अग्री हुआ जिन्होंने अपने कोट्स ऑनलाइन लिए थे। हालांकि ये एजेंट्स के ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए टिपिकल 10% कमीशन से कम था, लेकिन इसने टेंशन्स कम किए। सुपरऑर्डिनेट लक्ष्य। चैनल मेंबर्स उस फंडामेंटल या सुपरऑर्डिनेट लक्ष्य पर एक अग्रीमेंट पर पहुंच सकते हैं जिसे वे जॉइंटली सीक कर रहे हैं, चाहे वो सर्वाइवल हो, मार्केट शेयर हो, हाई क्वालिटी हो या कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो। वे आमतौर पर ऐसा तब सबसे अच्छे से करते हैं जब चैनल को किसी बाहरी खतरे का सामना करना पड़ता है, जैसे एक और एफिशिएंट कंपीटिंग चैनल, कोई एडवर्स लेजिस्लेशन या कंज्यूमर डिजायर्स में बदलाव। कर्मचारी एक्सचेंज एक उपयोगी कदम है, 2 या 2 से ज्यादा चैनल लेवल्स के बीच लोगों का एक्सचेंज करना। जीएम के एग्जीक्यूटिव्स कुछ डीलरशिप्स में थोड़े समय के लिए काम करने के लिए अग्री हो सकते हैं और कुछ डीलरशिप ओनर्स जीएम के डीलर पॉलिसी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। इस तरह पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करना सीख सकते हैं। जॉइंट मेंबरशिप्स। इसी तरह मार्केटर्स ट्रेड एसोसिएशंस में जॉइंट मेंबरशिप्स को एनकरेज कर सकते हैं। ग्रोसरी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अमेरिका और फूड मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, जो ज्यादातर फूड चेन्स को रिप्रेजेंट करता है, के बीच अच्छे कॉपरेशन से यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड (यूपीसी) का डेवलपमेंट हुआ। एसोसिएशंस फूड मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स के बीच इश्यूज पर विचार कर सकते हैं और उन्हें एक ऑर्डरली वे में रिजॉल्व कर सकते हैं। कोप्शन। कोप्टेशन एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स का सपोर्ट जीतने का एक एफर्ट है, उन्हें एडवाइजरी काउंसिल्स, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह में इंक्लूड करके। अगर ऑर्गेनाइजेशन इनवाइटेड लीडर्स को सीरियसली ट्रीट करती है और उनकी ओपिनियंस सुनती है, तो कोऑप्टेशन कॉन्फ्लिक्ट कम कर सकता है, लेकिन इनिशिएटर को आउटसाइडर्स सपोर्ट जीतने के लिए अपनी पॉलिसीज और प्लान्स पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। डिप्लोमेसी, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन। जब कॉन्फ्लिक्ट क्रोनिक या एक्यूट होता है तो पार्टीज को मजबूत तरीकों का सहारा लेने की जरूरत पड़ सकती है। डिप्लोमेसी तब होता है जब हर साइड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए अपने काउंटरपार्ट से मिलने के लिए एक पर्सन या ग्रुप भेजती है। मीडिएशन एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी पर रिलाय करता है जो दो पार्टीज के इंटरेस्ट्स को कंसिलिएट करने में स्किल्ड होता है। आर्बिट्रेशन में दो पार्टीज अपने आर्ग्यूमेंट्स एक या एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर्स के सामने प्रेजेंट करने के लिए अग्री होती हैं और उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करती हैं। कानूनी सहारा। अगर और कुछ भी इफेक्टिव साबित नहीं होता तो एक चैनल पार्टनर मुकदमा दायर करने का विकल्प चुन सकता है। जब कोका कोला ने पावरेड थर्स्ट क्वेंचर को सीधे वॉलमार्ट के रीजनल वेयरहाउस में डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया तो 60 बॉटलर्स ने शिकायत की कि ये प्रैक्टिस उनके कोर डायरेक्ट स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन (DSD) ड्यूटीज को अंडरमाइन करेगी और उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। एक सेटलमेंट ने DSD सिस्टम को सप्लीमेंट करने के लिए नए सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स की म्यूचुअल एक्सप्लोरेशन की अनुमति दी। डिल्यूशन और कैनिबलाइजेशन। मार्केटर्स को सावधान रहना चाहिए कि वो इनएप्रोप्रिएट चैनल्स के थ्रू अपने ब्रड्स को डाइल्यूट ना करें, खासकर लक्जरी ब्रड्स जिनकी इमेजेस अक्सर एक्सक्लूसिविटी और पर्सोनलाइज्ड सर्विस पर डिपेंड करती हैं। कैल्विन क्लेन और टॉमी हिलफिगर दोनों को नुकसान हुआ जब उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिस्काउंट चैनल्स में बेचे। अपने स्टोर्स में कस्टमर्स को पैम्पर करने के लिए वो जितनी लेंथ्स तक जाते हैं, डोमिन, ग्लासेस ऑफ शैंपेन और एक्स्ट्रावेगेंट सराउंडिंग्स के साथ लक्जरी ब्रड्स को एक हाई क्वालिटी डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। हालांकि वो अपने स्टोर्स को नहीं भूल रहे हैं,
और दोनों को इंक्रीजिंगली ब्लेंड कर रहे हैं। गैलेक्सी ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पार्टनर करके अपने टाइमपीसेस और ज्वेलरी के लिए एक इमर्सिव इन-स्टोर एक्सपीरियंस क्रिएट किया है जो फिजिकल और मोबाइल कॉमर्स को कंबाइन करता है। स्टोर्स में ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेस हैं जो स्क्रीन पर इमेजेस शो करते हैं, उनके पीछे प्रोडक्ट्स को ऑब्स्क्योर किए बिना, और एक डिजिटल शॉपिंग शॉप सेक्शन जहां कस्टमर्स टैबलेट कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ब्राउज करने के लिए कर सकते हैं। एफ्लुएंट कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए जो लॉन्ग आवर्स काम करते हैं और जिनके पास शॉप करने का कम समय होता है, डियोर, लुइस व्युइटन और फेंडी जैसे कई हाई एंड फैशन ब्रांड्स ने ई-कॉमर्स साइट्स अनवेल किए हैं ताकि स्टोर विजिट करने से पहले आइटम्स रिसर्च की जा सके और ऑनलाइन बेचे जाने वाले फेक्स से कॉम्बैट किया जा सके। चैनल संबंधों में कानूनी और नैतिक मुद्दे। कंपनीज आमतौर पर जो भी चैनल अरेंजमेंट्स उन्हें सूट करते हैं, उन्हें डेवलप करने के लिए फ्री हैं। लॉ सिर्फ एक्सक्लूजनरी टैक्टिक्स को प्रिवेंट करना चाहता है जो कॉम्पिटिटर्स को एक चैनल यूज करने से रोक सकते हैं। यहाँ हम कुछ प्रैक्टिसेस की लीगैलिटी पर संक्षेप में विचार करते हैं, जिनमें एक्सक्लूसिव डीलिंग, एक्सक्लूसिव टेरिटरीज, टाइंग एग्रीमेंट्स और डीलर्स राइट्स शामिल हैं। हमने पहले देखा कि एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ कुछ आउटलेट्स को ही सेलर के प्रोडक्ट्स कैरी करने की अनुमति होती है और इन डीलर्स से कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स हैंडल न करने की रिक्वायरमेंट को एक्सक्लूसिव डीलिंग कहा जाता है। एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट्स से दोनों चैनल पार्टनर्स को फायदा होता है। सेलर को ज्यादा लॉयल और डिपेंडेबल आउटलेट्स मिलते हैं और डीलर को स्पेशल प्रोडक्ट्स की स्टेडी सप्लाई और मजबूत सेलर सपोर्ट मिलता है। एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट्स तब तक लीगल हैं जब तक वो कंपटीशन को सब्सटैंशियली लेसन नहीं करते या मोनोपोली क्रिएट करने की ओर नहीं ले जाते और जब तक दोनों पार्टीज उन्हें वॉलंटरीली एंटर इनटू करती हैं। एक्सक्लूसिव डीलिंग में अक्सर एक्सक्लूसिव टेरिटोरियल एग्रीमेंट्स शामिल होते हैं। प्रोड्यूसर किसी गिवन एरिया में दूसरे डीलर्स को सेल न करने के लिए अग्री हो सकता है या बायर सिर्फ अपने टेरिटरी में सेल करने के लिए अग्री हो सकता है। पहली प्रैक्टिस डीलर एंथुसियाज्म और कमिटमेंट बढ़ाती है। ये पूरी तरह लीगल भी है। एक सेलर का कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अपनी इच्छा से ज्यादा आउटलेट्स के थ्रू सेल करे। दूसरी प्रैक्टिस, जिसमें प्रोड्यूसर एक डीलर को उसके टेरिटरी के बाहर सेल करने से रोकने की कोशिश करता है, एक मेजर लीगल इशू बन गई है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के प्रोड्यूसर्स कई बार उसे डीलर्स को तभी बेचते हैं अगर वो बाकी लाइन का कुछ या पूरा हिस्सा भी लेंगे। इस प्रैक्टिस को फुल लाइन फोर्सिंग कहा जाता है। ऐसे टाइंग एग्रीमेंट्स जरूरी नहीं कि इलीगल हों, लेकिन अगर वो कंपटीशन को सब्सटैंशियली लेसन करने की ओर ले जाते हैं तो वो यूएस लॉ का वायोलेशन करते हैं। प्रोड्यूसर्स अपने डीलर्स सिलेक्ट करने के लिए फ्री हैं, लेकिन उन्हें टर्मिनेट करने का उनका राइट कुछ रिस्ट्रिक्टेड है। जनरली सेलर्स डीलर्स को फॉर कॉज ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर, उदाहरण के लिए, कोई डीलर किसी डाउटफुल लीगल अरेंजमेंट जैसे एक्सक्लूसिव डीलिंग या टाइंग एग्रीमेंट्स में कोऑपरेट करने से मना करता है, तो नहीं। सारांश: अधिकांश प्रोड्यूसर्स अपने गुड्स सीधे फाइनल यूजर्स को नहीं बेचते। प्रोड्यूसर्स और फाइनल यूजर्स के बीच एक या एक से अधिक मार्केटिंग चैनल्स होते हैं, जो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज का एक समूह होता है जो कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दो मार्केटिंग चैनल डिसीजंस मैनेजमेंट के सामने सबसे क्रिटिकल डिसीजंस में से एक हैं। कंपनी के चोजन चैनल बाकी सभी मार्केटिंग डिसीजंस को प्रोफाउंडली अफेक्ट करते हैं। 3 कंपनीज इंटरमीडियरीज का यूज तब करती हैं जब उनके पास डायरेक्ट मार्केटिंग कैरी आउट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है, जब डायरेक्ट मार्केटिंग फीजिबल नहीं होता और जब वे ऐसा करके ज्यादा कमा सकते हैं। इंटरमीडियरीज द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं इंफॉर्मेशन, प्रमोशन, नेगोशिएशन, ऑर्डरिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क टेकिंग, फिजिकल पोजेशन, पेमेंट और टाइटल। 4 मैन्युफैक्चरर्स के पास मार्केट तक पहुंचने के लिए कई ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। वे डायरेक्ट सेल कर सकते हैं या 1, 2 या 3 लेवल चैनल्स यूज कर सकते हैं। किस तरह के चैनल यूज करने का डिसीजन लेने के लिए कस्टमर नीड्स एनालाइज करने, चैनल ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश करने और मेजर ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करने की जरूरत होती है, जिसमें चैनल में शामिल इंटरमीडियरीज के टाइप्स और नंबर्स भी शामिल हैं। 5 इफेक्टिव चैनल मैनेजमेंट के लिए इंटरमीडियरीज सिलेक्ट करने और उन्हें ट्रेन और मोटिवेट करने की जरूरत होती है। गोल एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड करना है जो सभी चैनल मेंबर्स के लिए प्रॉफिटेबल हो।
6 मार्केटिंग चैनल्स में कंटिन्यूअस और कभी कभी ड्रामेटिक चेंज होता रहता है। 3 सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स हैं वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम्स, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम्स और मल्टीचैनल मार्केटिंग सिस्टम्स का ग्रोथ। 7 ई कॉमर्स फर्मली इस्टेब्लिश्ड हो गया है क्योंकि ज्यादा कंपनीज ने ब्रिक एंड क्लिक चैनल सिस्टम्स अडॉप्ट किए हैं। एम कॉमर्स स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के जरिए सेलिंग भी इम्पोर्टेंस गेन कर रहा है। कुछ कंज्यूमर्स शोरूमिंग करते हैं जिसमें वो प्रोडक्ट्स इंस्पेक्ट करने के लिए स्टोर्स में शॉप करते हैं लेकिन बाद में कम दाम पाने के लिए ऑनलाइन बाय करते हैं। 8 चैनल इंटीग्रेशन में ऑनलाइन, ऑफलाइन और मोबाइल सेलिंग की डिस्टिंक्टिव स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उनके जॉइंट कंट्रीब्यूशंस को मैक्सिमाइज करना चाहिए। 9 सभी मार्केटिंग चैनल्स में गोल इनकम्पैटिबिलिटी, poorly defined roles and rights, perceptual differences और interdependent relationships की वजह से conflict और competition की potential होती है। Companies conflict को dual compensation, subordinate goals, employee exchange, cooptation और दूसरे तरीकों के थ्रू मैनेज करने की कोशिश कर सकती हैं। 10 चैनल अरेंजमेंट्स कंपनी पर डिपेंड हैं, लेकिन कुछ लीगल और एथिकल इश्यूज जिन पर विचार किया जाना चाहिए उनमें एक्सक्लूसिव डीलिंग या टेरिटरीज, टाइंग एग्रीमेंट्स और डीलर्स राइट्स शामिल हैं। Amazon.com 1995 में जेफ बेजोस द्वारा स्थापित Amazon.com दुनिया की सबसे बड़ी किताबों की दुकान के रूप में शुरू हुआ और विडंबना यह है कि उसके पास कोई किताब नहीं थी। हालांकि बेजोस ने रिटेलिंग में क्रांति लाने का वादा किया और वर्षों से उन्होंने ई कॉमर्स इनोवेशंस का एक रास्ता बनाया है जिसका कई एग्जीक्यूटिव्स ने अध्ययन किया है और कंपनियों ने अनुसरण किया है। इमेज ऑफ Amazon.com लोगो। Amazon ने शुरुआत में हर कस्टमर के लिए पर्सोनलाइज्ड स्टोरफ्रंट्स बनाने का लक्ष्य रखा, एक नेबरहुड बुकस्टोर की तुलना में ज्यादा उपयोगी जानकारी और ज्यादा चॉइसेस प्रदान करके। पाठक किताबों की समीक्षा कर सकते थे और उन्हें 1 से 5 रेटिंग स्केल पर इवैल्यूएट कर सकते थे, जबकि फेलो ब्राउज़र्स समीक्षाओं को हेल्पफुलनेस के लिए रेट कर सकते थे। कंपनी की पर्सनल रिकमेंडेशन सर्विस बाइंग पैटर्न डेटा को एग्रीगेट करके ये इन्फो करती थी कि किसे कौन सी किताब पसंद आ सकती है। Amazon ने अपनी रेवोल्यूशनरी वन क्लिक शॉपिंग भी इंट्रोड्यूस की, जिससे बायर्स एक सिंगल क्लिक के साथ एफर्टलेसली परचेसेस कर सकते थे। Amazon ने 1990 के दशक के अंत में अपने प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया, पहले डीवीडीज और वीडियोज के साथ और फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, गेम्स, टॉयज, सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम्स और गिफ्ट्स के साथ। कंपनी अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स एक्सपैंड करती रही और 2007 में Amazon वीडियो ऑन डिमांड लॉन्च किया, जिससे कंज्यूमर्स अपने कंप्यूटर्स या टेलीविजन्स पर देखने के लिए फिल्म्स और टेलीविजन शोज रेंट या परचेस कर सकते थे। उस साल बाद में उसने Amazon MP3 इंट्रोड्यूस किया, जो सीधे एप्पल के iTunes से कम्पीट करता था और जिसमें सभी मेजर म्यूजिक लेबल्स की पार्टिसिपेशन थी। इमेज ऑफ Amazon Kindle ई-रीडर। Amazon का सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च Kindle था, उसका ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर जो सेकंडों में सैकड़ों हजारों किताबें, मैगजीन्स, ब्लॉग्स और न्यूज़पेपर्स डिलीवर करता था। एक मैगजीन जितना पतला और एक पेपरबैक जितना हल्का, ये डिवाइस 2009 से कंपनी का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है। आज आप Amazon.com पर लगभग कुछ भी पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। कंपनी ने सभी तरह के मर्चेंट्स को साइट पर आइटम्स बेचने में एनेबल करके दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर के रूप में खुद को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया है। अपने कोर बिजनेस के अलावा Amazon एक एसोसिएट्स प्रोग्राम भी चलाता है, जो इंडिपेंडेंट सेलर्स और बिजनेसेस को कस्टमर्स को साइट पर रेफर करने के लिए कमीशंस रिसीव करने की अनुमति देता है, जिसमें डायरेक्ट लिंक्स और बैनर एड्स के साथ साथ Amazon विजेट्स, मिनी एप्लीकेशंस जो कंपनी के वाइड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स को फीचर करते हैं, शामिल हैं। एसोसिएट्स आसानी से एक Amazon ऑपरेटेड ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, लो रिस्क और नो एडिशनल कॉस्ट या प्रोग्रामिंग नॉलेज के साथ। फुलफिलमेंट बाय Amazon FBA मर्चेंट के प्रोडक्ट्स को उसके कस्टमर्स तक पिक, पैक और शिप करने का ध्यान रखता है। Amazon की सक्सेस की एक कंसिस्टेंट की उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की विलिंगनेस है, ताकि ऑनलाइन शॉपिंग उसके कस्टमर्स और थर्ड पार्टी मर्चेंट्स के लिए फास्टर, ईजियर और मोर पर्सनली रिवॉर्डिंग बने। 2012 में पीक सीजन के दौरान कंपनी ने लगभग 306 आइटम्स प्रति सेकंड या 26 मिलियन आइटम्स प्रति दिन बेचे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो लगातार डिलीवरी इंप्रूव करने के तरीके ढूंढती है।
$99 एनुअल फी के लिए Amazon प्राइम लाखों आइटम्स के लिए अनलिमिटेड फ्री एक्सप्रेस शिपिंग प्रोवाइड करता है। हालांकि फ्री शिपिंग और प्राइस कट्स कभी कभी इन्वेस्टर्स के साथ अनपॉपुलर होते हैं, बेजोस का मानना है कि वे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी और परचेज ऑर्डर्स की फ्रीक्वेंसी बिल्ड करते हैं। 2013 में Amazon.com ने यूएस पोस्टल सर्विस के साथ एक पार्टनरशिप अनाउंस की ताकि रविवार को ऑर्डर्स डिलीवर करना शुरू किया जा सके। बेजोस ने 60 मिनट्स पर यह भी प्रिडिक्ट किया कि कंपनी नियर फ्यूचर में ड्रोन्स का इस्तेमाल लाइटवेट प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस से थोड़ी दूरी के अंदर सेम डे डिलीवरी करने के लिए कर सकती है। हालांकि आलोचक इसे कई कारणों से अनलाइकली मानते हैं। Amazon ने अपने प्रोडक्ट एक्सपांशन के दौरान कम्पिटिटिव और लो प्राइसेस भी मेंटेन किए हैं। कंपनी समझती है कि मार्केट लीडर बने रहने और ज्योग्राफिकली एक्सपैंड करने के लिए ज़रूरी वॉल्यूम ड्राइव करने के लिए अपने प्राइसेस लो रखना कितना इम्पोर्टेंट है। हालांकि Amazon की बुक्स को हेविली डिस्काउंटेड प्राइसेस पर बेचने की प्रैक्टिस ने पब्लिशिंग में उसके कुछ चैनल पार्टनर्स को अपसेट किया है, जैसे उसके खुद पब्लिशर बनने के अटेम्प्ट्स ने भी किया है। शुरुआत से ही बेजोस ने कहा है कि भले ही उन्होंने एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया था, लेकिन वो इवेंचुअली Amazon.com के थ्रू सबको बेचना चाहते थे। कंपनी टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट करना जारी रखे हुए है, लॉन्ग टर्म पर फोकस्ड है और अपने वाइड रेंज ऑफ Amazon वेब सर्विसेज के साथ एक टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में खुद को सक्सेसफुली पोजीशन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशंस का ये ग्रोइंग कलेक्शन लगभग सभी साइजेस की कंपनीज की रिटेलिंग नीड्स पूरी करता है। Amazon ने टाइम एंड अगेन खुद को सक्सेसफुली रीइन्वेंट किया है और दुनिया भर के मर्चेंट्स के लिए एक क्रिटिकल चैनल क्रिएट किया है जो दुनिया भर में 244 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने में सक्षम है। सवाल 1, जब इतनी सारी दूसरी कंपनीज फेल हो गईं, तो Amazon ऑनलाइन क्यों सक्सीड हुआ? और क्या Kindle बुक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाएगा? क्यों या क्यों नहीं? 3, Amazon के लिए आगे क्या है? वो और कहाँ ग्रो कर सकता है? टेस्को का मुख्य उद्देश्य ग्राहक की आजीवन वफादारी को मूल्य पैदा करके अर्जित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी ने ग्राहकों को समझने, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सबसे पहले होने और उन समुदायों में जिम्मेदारी से कार्य करने के मूल्यों को अपनाया है जिनकी वे सेवा करते हैं। टेस्को की स्थापना 1919 में जैक कोहेन ने की थी, जिन्होंने लंदन के ईस्ट एंड में एक स्टॉल से सरप्लस ग्रोसरीज बेचना शुरू किया था। अपने पहले दिन कोहेन की बिक्री लगभग $6.40 और लाभ $1.60 था। वित्त वर्ष 2014 में टेस्को ग्रुप की बिक्री $111 बिलियन थी, जिसमें कर से पहले लाभ $4.78 बिलियन और बिक्री वृद्धि लगभग 1% थी। फर्म 5,97,784 से अधिक लोगों को रोजगार देती है और 12 देशों में 41 मिलियन वर्ग फुट बिक्री स्थान रखती है। टेस्को की सफलता मर्चेंडाइजिंग और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के माध्यम से वर्षों से कस्टमर लॉयल्टी बनाने से मिली है। वर्षों से कंपनी ने अपने उत्पादों और सेवाओं की रेंज को साधारण किराने के सामान से लेकर लगभग हर चीज तक बढ़ा दिया है, जिसमें पीसी और पेरिफेरल्स, कैमरा, फोन, घरेलू बिजली के उपकरण, टेलीविजन, एवी उपकरण, फर्नीचर, रसोई के उपकरण और घर के सामान शामिल हैं, ताकि ग्राहक एक ही छत के नीचे सब कुछ खरीद सकें। टेस्को पेट्रोल स्टेशन, ऑप्टिशियन और फार्मेसियों जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है। टेस्को ने 1995 में हंगरी से शुरू होकर विदेशों में एक्सपांशन करना शुरू किया और अब चीन, चेक गणराज्य, हंगरी, भारत, जापान, मलेशिया, पोलैंड, आयरलैंड, स्लोवाकिया, थाईलैंड और तुर्की में इसकी प्रेजेंस है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह फ्रेश इजी नेबरहुड मार्केट नाम से ऑपरेट करता है। अपने ग्राहकों को उनके कुल खर्च के आधार पर समझने की कोशिश में टेस्को ने पाया कि शीर्ष 100 ग्राहक नीचे के 4,000 के बराबर थे। नीचे के 25% ग्राहकों ने बिक्री का केवल 2% प्रतिनिधित्व किया, जबकि शीर्ष 5% ने 20% का प्रतिनिधित्व किया। इससे फर्म को पता चला कि सभी ग्राहक समान नहीं हैं। परिणामस्वरूप इसने अपने अधिक मूल्यवान ग्राहकों को परचेस की फ्रीक्वेंसी और एक्सपेंडिचर के मूल्य से मापना शुरू कर दिया। टेस्को ने 1995 में क्लब कार्ड इंट्रोड्यूस करके अपना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जिसने लॉयल शॉपर्स को परचेसेस पर पॉइंट्स और स्मॉल रिबेट्स की पेशकश की।
स्टोर्स ने कार्ड के हर स्वाइप के साथ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कैप्चर की और एक पावरफुल कस्टमर डेटाबेस बनाया जो दिखा सकता था कि ग्राहक कौन से उत्पाद खरीद रहे थे और कौन से नहीं खरीद रहे थे और वे स्टोर में अपना समय कहाँ बिता रहे थे। इससे मापा जाता था कि उन्होंने अपना पैसा किस पर खर्च किया। क्लबकार्ड ग्राहकों को उन आइटम्स के लिए वाउचर्स मिले जो उन्हें विशेष रूप से खरीदना पसंद था, बजाय सभी ग्राहकों को भेजे जाने वाले जनरल वाउचर्स के। अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग लाइफस्टाइल मैगजीन्स बनाए गए। हाई वैल्यू शॉपर्स को स्टोर मैनेजर्स के कॉल्स मिले जब वे खरीदारी करने आए तो वैलेट पार्किंग और अन्य प्रिविलेजेस ताकि वे स्पेशल महसूस करें और टेस्को के प्रति लॉयल बने रहें। टेस्को के पास अब 16 मिलियन से अधिक कार्ड होल्डर्स हैं और प्रत्येक क्लबकार्ड मेलिंग के साथ लगभग 8 मिलियन यूनिक कूपन वेरिएशंस भेजता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑफर पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक अप्रोप्रिएट ऑफर मिले। क्लबकार्ड डेटा टेस्को को ग्राहकों के परचेसिंग बिहेवियर के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। इस डेटा के अलावा कंपनी अपने एनुअल कस्टमर क्वेश्चन टाइम में लगभग 12,000 ग्राहकों का पोल्स करती है। उन्हें प्रोडक्ट्स, प्राइस, क्वालिटी, सर्विस और कम्युनिटी के भीतर कंपनी की रोल पर अधिक डायरेक्ट फीडबैक मिलता है। स्टोर्स कंज्यूमर्स की नीड्स के आधार पर डिजाइन किए जाते हैं। सबसे छोटे फ्लोर प्लान, जिसे एक्सप्रेस कहा जाता है, का आकार 600 वर्ग फुट से कम है और यह केवल किराने और फूड आइटम्स बेचता है। सबसे बड़े होम प्लस स्टोर्स 50,000 वर्ग फुट से अधिक आकार के हैं और केवल नॉन फूड आइटम्स बेचते हैं। 1999 में टेस्को ने अपने ऑनलाइन स्टोर और ऑनलाइन बैंकिंग इनिशिएटिव्स खोले। 2000 में इसने टेस्को.com खोला। टेस्को डायरेक्ट एक और ऑनलाइन इनिशिएटिव 12,500 से अधिक नॉन फूड प्रोडक्ट्स बेचता है, स्टोर पिकअप के लिए नेक्स्ट डे डिलीवरी की गारंटी देता है। यह ड्राइव थ्रू सुपरमार्केट सर्विस के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उन कस्टमर्स के लिए जो टेस्को डायरेक्ट के माध्यम से ऑर्डर करते हैं और डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट्स पर अपनी कार्स से उतरे बिना 2 घंटे के ब्लॉक के भीतर आइटम्स पिकअप कर सकते हैं। 2009 में टेस्को ने 3 अलग अलग एप्लीकेशंस लॉन्च करके आईफोन की ओर रुख किया। पहले ने कस्टमर्स को आईफोन के कैमरा का उपयोग करके अपने क्लब कार्ड स्कैन करने की अनुमति दी ताकि उन्हें शॉपिंग ट्रिप पर कार्ड ले जाने की आवश्यकता न हो। दूसरा एक स्टोर फाइंडर था जिसने कस्टमर्स को पास के टेस्को आउटलेट को खोजने की अनुमति दी। तीसरा एक वाइन एप्लीकेशन कस्टमर्स को एक वाइन की फोटोग्राफ लेने की अनुमति देता था जिसे वे पसंद करते थे ताकि वे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ सकें और फ़ोन का उपयोग करके ऑर्डर प्लेस कर सकें। 2010 में टेस्को ने स्मार्टफोन्स का उपयोग करके नॉन फूड और हाउस होल्ड आइटम्स की आसान खरीदारी को फैसिलिटेट करने के लिए एक नई मोबाइल वेबसाइट बनाई। इसके बाद एक ग्रोसरी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसने आईफोन द्वारा बारकोड स्कैनिंग की अनुमति दी। मोबाइल वेबसाइट का उपयोग करके ग्राहक अब आसानी से टेलीविजन से लेकर टेबल्स तक टॉयज तक सब कुछ सर्च और बाय कर सकते हैं। यह इनिशिएटिव टेस्को को हर किसी के लिए, कहीं भी, कभी भी, चाहे कैटलॉग के माध्यम से, इन स्टोर, ऑनलाइन या फ़ोन द्वारा उपलब्ध कराने की कमिटमेंट का हिस्सा है। टेस्को एफिशिएंट सर्विस प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए, इसकी वन इन फ्रंट योजना के तहत यदि एक सिंगल चेकआउट काउंटर पर एक से अधिक ग्राहक हैं, तो एक और काउंटर खोला जाएगा। कई सेल्फ सर्विस चेकआउट काउंटर्स भी उपलब्ध हैं। सवाल एक जैसे जैसे टेस्को विदेशों में एक्सपैंड करता है, क्या यह यूनाइटेड किंगडम में उपयोग की जाने वाली समान स्ट्रैटेजीज का उपयोग करके सफल हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? ग्लोबल मार्केट्स में स्ट्रैटेजीज फॉर्म्युलेट करते समय इसे किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए?